केपी साहब, मलिक साहब, इसी से आप ही से शुरुआत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश रोक संबंधी वो और साथ साथ पीछे की राजनीति, दोनों पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया है। मलिक साहब अनम्यूट कीजिएगा। देखिए संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जहां पे भी ये याचिका जाती, इस पर रोक लगनी ही थी। हालांकि ये अंतरिम रोक है, अभी फाइनल इस पे हुआ नहीं है, सरकार से जवाब मांगे गए हैं 26 तारीख तक, उसके बाद 29 को दोबारा सुनवाई होगी। खैर वो कोर्ट का काम है। एक तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं मुजफ्फरनगर से ही ताल्लुक रखता हूं। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है, हालांकि बाद में भी शामली जिला बन गया तो मेरा गांव उसमें आ गया है। ये कोई पहली बार कावड़ नहीं आ रही है, ये कावड़ 100 साल 200 साल 500 साल से आ रही होगी। हम तो अपने पूर्वजों से सुनते हैं और हम देख भी रहे हैं, जितने साल हमारे पैदा हुए होने से आज तक के हो गए हैं। आज से पहले इस तरह का ना कोई आदेश आया, ना कोई व्यवस्था हुई, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की। हाँ, ये जरूर है कि करोड़ों कावड़िया वहां से गुजरते हैं तो पुलिस और प्रशासन सतर्क रहता है और वो अपने जो कदम उसको उठाने होते हैं वो उठाता है। दूसरी बात यहाँ संजीव जी, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है, जैसे हमारे दादाजी बताते थे कि लगभग हरियाणा और पंजाब से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो 47 में उधर चले गए थे पाकिस्तान, और हमारे यहाँ से बहुतायत में लोगों को रोक लिया गया था, जाने नहीं दिया, क्योंकि ये हम में से ही कन्वर्ट हुए लोग हैं। और आश्चर्य होगा यहाँ कई लोगों को सुन के कि ये जिस मुस्लिम समाज की बात करते हैं वो भी नॉनवेज नहीं खाते। उनके यहाँ भी किसी विशेष परिस्थितियों में नॉनवेज बनता है, मुसलमानों के यहाँ वो हमारी तरह रहते हैं। वो इतने कट्टर वाले मुसलमान नहीं है। पिछले 5-7 साल में जो ये राजनीति हुई है, ये जो दोनों तरफ से कुछ जाहिल किस्म के लोग आ गए हैं, अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है। आप देखेंगे, बिलाल साहब बैठे हैं, ये तो दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, तो टोपी पहन के जनाब आदाब नहीं ठोक रहे हैं सबको। तो वहां ऐसे रहते हैं लोग और काम करते हैं। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि इस एरिया में अधिकतर मुसलमान भी किसान हैं, उनके पास भी जमीन है, लेकिन अधिकतर जो जमीनें हैं वो जाटों के, गुजरों के, सैनियों के और त्यागियों के पास है। उसमें चाहे हमारे बाग हो, चाहे हमारी जमीनें हो, हम ठेके पे इन्हीं को देते हैं, यही काम करते हैं उसमें। और अगर आम का बाग है, अमरूद का बाग है, तो हमारे घर पे भी यही पहुंचाते हैं। कई जगह हालात ये है कि हमारे जो पशुओं का दूध निकालते हैं, दूध भी रहीम ही निकाल के बेचता है घर में, वही लेके आता है दूध। और वो भैंस का दूध निकाल के घर तक लेके आया, उसमें उसने क्या किया नहीं किया वो उसका दीन ईमान जाने। लेकिन हमारे यहाँ तो बरसों से ऐसा ही चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक रंग देने के लिए ये इस तरह की चीजें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो आज तक तो हुआ नहीं। आज एक क्यों महसूस हो गया आपको कि इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए? दूसरी बात यह है, पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, अगर पुलिस प्रशासन के पास कावड़ियों के पैर दबाने के लिए, फूल बरसाने के लिए, बाकी चीजों के लिए समय है, तो इस चीज का निरीक्षण करने के लिए भी पुलिस प्रशासन के पास समय होना चाहिए, इंतजाम होने चाहिए, और पहले होते रहे। तो इसे क्यों रंग दिया गया इस तरह का? क्यों राजनीतिक दल चाहते हैं? इसके क्या फायदे नुकसान हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी हो कि सबका साथ सबका विकास वाला मामला हाथ से निकल चुका है और वापस अपने पुराने एजेंडे पे हमें लौटना पड़ेगा, उसके तहत कुछ मामला किया गया हो? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। और आप अगर बात करते हैं इस तरह की चीजों की, फिर मैं आखिर में यही बात संजीव जी कहता हूं कि अगर लिखने वाली बात है, चलिए हिंदू मुस्लिम का तो लिख दिया, और जो वहां पे हमारे यहाँ राम सिंह जाटव है, जो दूसरा हरिजन है, जो कई सारे बेचारे और महादलित टाइप के लोग हैं जिन्होंने दुकान खोली, वो अपना भी नाम लिखे। अब आप उनसे कैसे खाएंगे? फिर अगर किसी ने लिखा राम सिंह हरिजन, तो उसकी दुकान पे कैसे खाएंगे आप? फिर वो भी होगा। फिर कोई दूसरा ऐसा अगर दर्जी होगा, उसने लिखा हुआ होगा, तो उससे भी नहीं लेंगे हम, पता नहीं कौन सा दर्जी। तो ये क्या चाहते हैं आप समाज में मैसेज देना? कुर्ता भी आप कहाँ से सिलवाएंगे? अब ये हिंदू दर्जी है कि मुस्लिम दर्जी है, उसके यहाँ कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे हर समय पहनने पड़ते हैं। अगर मैंने मुस्लिम का हाथ लगाया और कुर्ता पहन लिया तो मैं तो अभी अपवित्र हो जाऊंगा। तीसरी बात यह है संजीव जी, ये कावड़ बनाता कौन है? ये कावड़ आती कहाँ से है?
इस कावड़ को सजाता कौन है? 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो सहयोग करते हैं इस तरह की चीजों में। अभी आप देखेंगे अगले महीने से फिर यहाँ पे दशहरा शुरू होगा, रामलीलाएं शुरू होंगी, रामलीला का मंच बनाना, उसको सजाना, उसकी सजावट का काम करना, तमाम यही कारीगर लोग करते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि जिसमें आप पवित्र गंगा जल लेके आते हो, वो बर्तन, वो लोटा, मुरादाबाद में वहां रहीम खान बना रहे हैं, वहां अब्दुल्ला जी बना रहे हैं मुरादाबाद में, उस पर भी नाम लिखेंगे क्या? उस पर भी लिखेंगे नाम? तो आप कहाँ कहाँ नाम लिखेंगे? तो मेरा मानना यह है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीति अधिक है, बाकी कोई ऐसा मुद्दा मुझे दिखाई नहीं देता है। और अंत में मैं अपनी बात ये कहता हूं कि सियासत जो है, अगर आप बात करें दूसरी, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सियासी दल है, जो इस सियासी दल के नाम पे आज मलाई खा रहा है, सत्ता में बैठ के सत्ता का सुख भोग रहा है, वो दो नाव में पैर रखे हुए है। वो इधर विरोध भी कर रहा है और आज हाउस में देखिए दे धनाधन जवाब भी दे रहे थे मंत्री जी हमारे। तो आप दोनों तरफ रहेंगे? ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हैं राजनीति में कि आप दोनों तरफ भी रहेंगे? आप ये बताइए, अगर इस तरह की चीजें हुई तो सबसे पहले उनको हक बनता है कि वो इस विवाद को निपटाएं, और मुझे तो लगता है कोर्ट उन्हीं को जाना चाहिए था, नहीं गए। क्यों नहीं गए? आपको देखना होगा, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव की विधानसभा की सीटों पर चुनाव है, और उसमें से एक सीट यही मुजफ्फरनगर की मीरापुर है, और वो मीरापुर सीट मुस्लिम बाहुल्य है। तो स्थानीय दल को भी समझ में आ गया कि हार निश्चित है। और मैं संजीव जी एक जानकारी और आपको दे देता हूं, उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा पे उपचुनाव है, उसमें से सिर्फ 3 बीजेपी के पास थी, और वो 3 भी बीजेपी बरकरार रख लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सीट है गाजियाबाद की जिसपे हालात बहुत अच्छे हैं, और स्थिति ये है मुजफ्फरनगर में मीरापुर की सीट पे, मेरी न्यूज ये है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस सीट पे ना भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती, ना राष्ट्रीय लोकदल लड़ना चाहता, क्योंकि दोनों को पता है कि ये हारने वाली सीट है। बद्रीनाथ जी, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां धार्मिक जो क्षेत्र है वहां आप हारे हो। तो ये जो अस्थिर करने की जो सोच की बात होती है कि योगी जी जो कर रहे थे, तो क्या ये अकेला योगी जी भर की ही वो है या पीछे संघ भी है? क्योंकि मैं इसलिए भी कि वो हमें पहले भी बात की कि जो मोहन भागवत साहब जो कुछ इशारे कर रहे हैं वो भी पीछे छुपा हुआ है। तो क्या दो जब मिली जुली कुश्ती है, मतलब आरएसएस साथ में जो असंतुष्ट हैं या जो मोदी के इतर हैं, विरोधी हैं, जो दूसरी ओर खड़े हैं, मिली जुली इसको ऐसे देखा जाए? सभी से सवाल होगा मेरा। मैं शुरुआत करूंगा केपी मलिक साहब से। संजीव जी देखिए, मैं इसका जवाब दे ही दूंगा। मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं जो मैंने लोगों से बात सुनी। सबसे पहले रामदेव जी का कर लेते हैं। रामदेव जी ने बयान दिया नहीं है, उनको पीछे से डंडा डाल के बयान दिया है। दूसरी बात, अब रामदेव जी को याद करना चाहिए, 1 दशक पहले जब वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि इनकी दवाइयों में हड्डी का चूर्ण होता है, तो उस टाइम लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर ये हड्डी का चूर्ण और ये दवाई किसी मरते हुए व्यक्ति को बचाती है तो दवाई पास है, ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं यहाँ जो बात करना चाह रहा हूं कि बीच में आपने अखिलेश यादव की एक स्पीच सुनाई, उन्होंने कहा मानसून सेशन, अभी वो विंटर सेशन भी, विंटर ऑफर भी देने जा रहे, और ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल नहीं है, ये बाबा को है। 10 सीटों में से आप 1 जीतें, 10 की 10 हार जाएं, वो विंटर टंगा रहेगा विंटर का, और बाबा 100 अपने विधायक ले जाएं, अखिलेश उनकी सरकार में। छोटे छोटे मैंने कुछ नोट कर लिए। दूसरी बात एक बहुत बड़ी बता रहा हूं, जो कुछ दिन बाद सबको पता लग जाएगा, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, अमित शाह उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अब अमित शाह का जितना डंडा बचा हुआ है वो घुमा रहे हैं, और ये इस मुजफ्फरनगर कांड में भी कहीं ना कहीं वो डंडा घुमा है। उसकी जब आप कड़ियां जोड़ेंगे, छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात ये कहनी है कि ये जो जिस प्रकार से यूपी का पूरा सिनेरियो आपने 24 में देखा, जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस प्रकार से चुनाव को हैंडल किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ने किया, मोदी ने भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर उनको नहीं किया। तीसरी जो चीज है इसमें, आपने ये देखा होगा आवाजें अंदर से उठने लगी हैं, चाहे पिछली आवाज पश्चिम बंगाल से आई हो, थोड़े दिन पहले एक सांसद की आवाज कर्नाटक से आई हो, अभी इस सेशन के बीच और इस सेशन के बाद बहुत तेजी से आवाजें अंदर से उठेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई दे। इसके अलावा आपको ये जो हम बैन की बात कर रहे हैं कि आरएसएस पे ये बैन लगा है, आरएसएस का बैन अब हटाया गया है, सर ये वाजपेयी की गवर्नमेंट में नहीं हटा,
10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, इसमें नहीं हटा। और सर किसने, क्या कोई कांग्रेस की सरकार में अगर 10 साल रही या उससे पहले भी भाई उनकी सरकार रही, वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की, देवगौड़ा की, कोई ऐसा केस दर्ज हुआ है कि ये सरकारी अधिकारी आरएसएस की शाखा में गए थे इसलिए इनको जो है इनको सस्पेंड किया गया है या इनको एफआईआर की गई है या इनको सस्पेंड कर दिया, कोई ऐसा केस हमने सुना? नहीं सुना। ये लोग जाते रहे हैं, ये सगुफा है फालतू का। दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाहता हूं, एक हिमालयन आयुर्वेद है, हिमालय आयुर्वेद है, बहुत जबरदस्त दवाइयां बनाता है, उसको भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति चलाते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम दवाइयां खाना बंद कर देंगे? ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं कि जो आपका सवाल था संजीव जी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो मुर्दा है, इसको हम जो देसी घी पिला रहे हैं, जो अशोक यादव जी के गांव से शुद्ध देसी घी आता है, वो पी के भी मुर्दा हिल नहीं रहा है। इसमें मुर्दा हिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। सर लठ लेके पहुंच गए हैं जाट मुजफ्फरनगर में लठ लेके पहुंच गए हैं कि हम देखेंगे क्या होगा, कौन है, कौन कौन छेड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बोर्ड लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, ये हम लोग तय करेंगे। राकेश टिकैत का हालांकि बहुत ज्यादा असर पॉलिटिकल बातों में नहीं है, लेकिन वो भी पहुंच गए हैं, वो भी कूद गए हैं। समय की कमी है, समय जी, की कमी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आखिर में ये कह के खत्म कर रहा हूं कि मुर्दे में आप इंजेक्शन लगाइए, देसी घी पिलाइए, वो जिंदा होने वाला नहीं है, खत्म हो चुका है, इनका विदाई समारोह होने वाला है।